समस्त सजियों में समझदारी के विषय में सबसे ज़्यादा वक्त इंसान को लगता है। गांव के शहरों के जीवन से जब मैं परिचित नहीं था, तब मेरा बचपन सरकारी फैक्ट्री में बीता है। नहाकर कपड़े पहनकर बाहर निकलते निकलते वहाँ के सभी बड़े लोग फैक्ट्री में काम पर जा चुके होते थे। वहाँ पर महिलाएं स्कूल कॉलेज 11वीं 12वीं कक्षा के और बच्चे बूढ़े ही नजर आते थे। ऑरेंज नाम की शक्कर की, ऑरेंज या रेड कलर की काजू से भी बड़े आकार की गोली जिसे खानी होती थी, उसे घर से 5 पैसे ही बहुत ही मुश्किल से मिलते थे। तब जो समय चल रहा था, चारों ओर जो वातावरण फैला हुआ था, उसमें खाने पीने की चीजें सस्ती थी और पैसा सबसे कठिन और महंगी चीज है, ऐसा सभी को मालूम था। गर्मी के दिनों में रेड ऑरेंज कलर की गुल्फी वाला गली में आता था। 10 पैसे में बड़ी वाली गुल्फी बर्फ की बनाई रहती थी, बहुत ही मीठी लगती थी। महीने भर में खाने पीने की, जूते कपड़े, दवा पानी, दूध, लाइट बिल, स्कूल के खर्च सिर्फ 200-250 रुपयों में सब लोग खुशी से कर लेते थे। खाने वाले तेल, घी वगैरह, तिल्ली, चने, सोयाबीन, कपड़े के लिए कपास, शक्कर के लिए लगने वाला गन्ना, सब किसान भाइयों ने खेतों से उगाया हुआ होता है। 10 रुपए किलो का तेल दुकान में मिलता था, तो किसान भाइयों ने उगाई हुई सेंग, तिल्ली, सोयाबीन को मार्केट में 5 रुपए किलो से ज़्यादा, यानी क्विंटल के 500 रुपए से ज़्यादा उन्हें नहीं मिलते होंगे, इस बात में कोई शंका नहीं है। खाने पीने की चीजें अगर सस्ती मिलती है तो किसान भाइयों की आमदनी कम होती है, और अगर खाने पीने की चीजें महंगी होती है तो किसान भाइयों की आमदनी अच्छे से होती है। एक 400-500 फीट की प्लास्टिक की लंबी पाइपलाइन में अगर हम रस्सी डालकर दोनों तरफ 2 व्यक्ति बिठाते हैं, एक व्यक्ति ने अगर रस्सी खींचकर जमा करने की कोशिश की तो उधर के व्यक्ति का जवाब आता है कि मुझे रस्सी कम पड़ गई। कम रस्सी पड़ने वाले व्यक्ति से अगर बोला जाए कि आप अपनी तरफ रस्सी खींचकर थोड़ी जमा कर लो, तो उधर के व्यक्ति का जवाब आता है कि मेरी जमा की हुई रस्सी उधर खींची गई और मुझे रस्सी कम पड़ गई। इस उदाहरण से स्पष्ट समझ में आता है कि उत्पादनकर्ता को फायदा तब होता है जब खरीदी की कीमतें महंगी हो। मेरा बचपन सस्ती खरीदी में बीता है और आमदनी भी सस्ती थी। पगारें सरकार के तरफ से ही बहुत कम आती थी। दिन भर काम करके सिर्फ पेट भरता था। 35 साल तक मेरे पिताजी ने जवानी से उनके बुढ़ापे तक कार्य किया है
उसमें सिर्फ 20-20 हजार के खेत 2 बार खरीदी हो सके और रिटायरमेंट के बाद घर बनाने के खरीदने के लिए 50,000 रुपये जमाने के लिए उन्हें आधी पेंशन बेचनी पड़ी। संपूर्ण जीवन में मेरे पिताजी 1 लाख भी नहीं जमा कर पाए, क्योंकि इनकम ही वैसी थी। फुल पानी से चलने वाले नल को लगाया हुआ मिट्टी का घड़ा पल भर में भर सकता है, लेकिन सिर्फ बूंद के बाद बूंद अगर नल से निकलती रही तो भला घड़ा कैसे जल्दी भरेगा। उधर के जीवन में मैं सिर्फ 1 बार मेले में गया हूँ, वो भी चांदेव की यात्रा। वहां से पतरे का 5 रुपए का चाबी से चलने वाला ट्रैक्टर मैंने लिया था और मेरे बड़े भाई ने 11 रुपए का टिन टिन ऐसी आवाज करते चलने वाला बिना डिब्बे का सिर्फ बड़ा सा एक इंजन लिया था। अनेक महीनों तक जैसे कि वैसे उन दोनों चीजों को हमने इसलिए संभाल के रखा था कि जिस गांव से हमने उन चीजों को खरीदा था उस गांव के नाम की याद हमें रहनी चाहिए। श्री चांगदेव महाराज और संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज, इनकी एक कहानी प्रसिद्ध है कि श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज जी, जिन्होंने लिखा हुआ पत्र लेटर श्री चांगदेव महाराज पढ़ते हैं और दुनिया में वही एक ऐसे सिद्ध पुरुष रह चुके हैं जिन्होंने 1400 साल तक धरती पर जीवन जिया है। सिद्ध शक्तियों के कारण से संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज, जिनको मिलने के लिए श्री चांगदेव महाराज जाते हैं, तो घोड़ा, हाथी, रथ या पैदल ऐसे नहीं जाते हैं। सीधे शेर पर सवार होकर जाते हैं। उन्हें देखने सारे गांव के लोग जमा हो जाते हैं। महाराज उन लोगों से कहते हैं कि बुलाओ आपके ज्ञानेश्वर को। फिर भी ज्ञानेश्वर महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जब आते हैं तो उनके भाई सोपान देव, उनकी बहन मुक्ताबाई और छोटे भाई निवृत्तिनाथ, ये चारों साथ में आते हैं, लेकिन एक दीवार पर बैठकर चारों आते हैं। जो निर्जीव दीवार को चलता देखकर श्री चांगदेव महाराज समझ लेते हैं कि श्री ज्ञानेश्वर महाराज साधारण नहीं है, वे विष्णु रूपी अवतार है। फिर सीधे जमीन पर लेटकर श्री चांगदेव महाराज संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी, जिनको प्रणाम करते हैं और मान जाते हैं। तो इन सबकी याद में हमने उस ट्रैक्टर और इंजन को इस गोदरेज कपाट के ऊपर सजा कर रखा था। तब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। तो मेरे छोटे मामा के तीनों लड़के मुझसे बहुत ही छोटे थे। वे तब जलगांव रहते थे। तो 2-4 दिन के लिए हमारे घर वरनगांव में आए थे। तो जाने के दिन उनका ध्यान इस इंजन
और ट्रैक्टर पर गया तो उन्होंने रट लगा दी कि ये हमें चाहिए। फिर हमें सभी बड़ों ने समझाया कि हमें छुट्टियों में चांदों की यात्रा को फिर से जाना है, तब और नए खिलौने हम लाएंगे। तो हम मान गए, लेकिन मामा के लड़के 3 थे और खिलौने थे 2। तो जलगांव आते आते उनके विवाद में उन्होंने दोनों खिलौनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। 2-4 साल बाद हमारी दूसरी मुलाकात हुई, तब उन्होंने ही यह किस्सा मुझे बताया था। तो समझ के सवाल, समझदारी के सवाल व्यक्ति के अंत समय तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। इस विषय में शंका लेना ही नासमझ है। धन्यवाद।